जय हिंद। मैं सुभाष। सेना के भीतर एक समान मिलिट्री सर्विस पे का जो मुद्दा है, इसके ऊपर 16 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को आप सभी का बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिला है। लेकिन उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं मेरे से। उनमें से एक दो सवालों को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो को बहुत छोटा रखा जाए, तो केवल काम की बातें करूँगा। आइए एक एक करके देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल था लोगों का कि सर बताइए कि प्री मैच्योर रिटायरीज़ को ओआरओपी का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो क्या आगे मिलने की संभावना है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए उस लेटर को देखना पड़ेगा, उस लेटर के मजमून को पढ़ के समझना पड़ेगा, जो 4 सितंबर 2024 को भारत सरकार के एक सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया था तीनों सेनाओं के चीफ को। उसी के तहत ओआरओपी का 3rd रिवीजन हुआ है। उसका एरियर भी लोगों को मिल चुका है। सितंबर के पेंशन में रिवीजन, सितंबर का जो पेंशन है वो रिवीजन के साथ मिला है। तो आइए देखते हैं। ये है वो लेटर जिसे जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। 2006 में इस डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। उससे पहले ये नहीं था। सरकार को लगा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक समर्पित विभाग होना चाहिए, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखा गया कि सैनिक बहुत कम एज में रिटायर हो जाते हैं। जनरली 35 से 37 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। उस समय बहुत सारी परिवार की और समाज की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर होती हैं। तो ऐसे में वो फिर से सड़क पर ना आ जाए, बिल्कुल बेहाल ना हो जाए, बिल्कुल बेसहारा ना हो जाए। इसलिए सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो सरकार एक सर्विसमैन के लिए, उनके हित में, उनके वेलफेयर में कुछ करे, इसके लिए इस डिपार्टमेंट का गठन किया गया था 2006 में। इसी डिपार्टमेंट ने 4 सितंबर 2024 को ये पत्र जारी किया गया है। ये पत्र सीडीए को भेजा गया है, इसकी कॉपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा गया है, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ को भेजा गया है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को भेजा गया है। इस पत्र का जो सब्जेक्ट है वो वही है कि 1 रैंक 1 पेंशन का 3री बार रिवीजन होना है, जो 1 जुलाई 2024 से होना है। इसी के संबंध में ये लेटर है। तो आइए जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाला मुद्दा है उसको इस लेटर में, उसके बारे में इस लेटर में क्या लिखा गया है, तो आइए सीधे वहाँ चलते हैं। चौथे पैरा में इस लेटर में प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बारे में बातें की गई हैं। इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ प्रोवाइडेड इन पैरा 2.6 ऑफ MOD लेटर डेटेड 10 जुलाई 2024 दैट द पेंशनर्स रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2014 ऑन प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ OROP। तो देखिए, इस पत्र का जो मजमून है, इसको पढ़ने के बाद बिल्कुल कहीं इसमें कोई शक शुबा नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है कि 1 जुलाई 2014 के बाद को या उसके बाद जो लोग प्री मैच्योर रिटायर होंगे उनको OROP का लाभ नहीं मिलेगा। ये 1 जुलाई 2014 को कट ऑफ डेट क्यों रखा गया है? क्योंकि इसी दिन पहली बार 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया था, यानी OROP जो फर्स्ट था वो इसी दिन से लागू हुआ था। तो उसको एक कट ऑफ डेट माना गया कि इसके बाद जो लोग रिटायर होंगे प्री मैच्योर, उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब मामला है कि क्यों नहीं दिया जाएगा। रक्षा मंत्री जी खुद कई बार कह चुके हैं कि सेना में प्री मैच्योर रिटायरमेंट जैसी कोई बात होती नहीं है। कई बार लोग जब पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 15 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वो घर परिवार की समस्याओं को लेकर के और शारीरिक स्थिति को लेकर के, कई बार उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो अपनी सेवा को आगे भी जारी रखें। मजबूरन उनको सेवानिवृत्त होना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फौजी घर परिवार से दूर रह करके अपनी सेवाएँ देते हैं। तो अगर किसी के माँ बाप बीमार हैं, किन्हीं के बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और घर में कोई और देखने वाला, उनको संभालने वाला नहीं है, तो कई सारी परेशानियों के कारण लोग प्री मैच्योर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन सवाल है कि जो लोग पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, जिनको सरकार पेंशन तो दे रही है, लेकिन आप 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ उनको नहीं दे रहे हैं, ये समझ से परे है। तो मेरा कहना है कि अगर किन्हीं को पेंशन मिल रही है, पेंशन पाने के वो हकदार हैं, तो वो 1 रैंक 1 पेंशन के भी हकदार हैं। अगर उनको पेंशन नहीं मिल रही है, सर्विस उतना वो नहीं किए हैं कि उनको पेंशन मिले, तब आप मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको पेंशन मिल रही है तो OROP का लाभ भी मिलना चाहिए। अब आइए, जो आप लोगों ने बहुत सारे जो सवाल पूछे हैं उनको लेकर के कुछ बातें। सबसे कॉमन जो सवाल था वो मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के ये था कि न्यायपालिका को सरकार ने हाईजैक कर लिया है। ये एक कॉमन सवाल था आप लोगों का। सवाल कहिए या शिकायत कहिए, जो कहिए, कि हाईजैक कर लिया है। न्यायपालिका सरकार के इशारों पर चल रही है, सरकार के इशारों पर काम कर रही है।
तो देखिए ऐसा नहीं है। न्यायपालिका, मैं वीडियो के कमेंट में भी कई बार ये चीज़ लिख चुका हूँ कि न्यायपालिका के हाथ बंधे होते हैं, उसे कानून के अनुसार चलना पड़ता है। आप उसकी नज़रों में लाचार हैं, बेसहारा हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर कानून इस बात की इजाज़त उसे नहीं दे रहा है कि न्यायपालिका आपकी हेल्प करे, तो न्यायपालिका आपकी हेल्प नहीं करेगी, बेशक आप तरफ के वहीं मरना क्यों जाएं। तो न्यायपालिका के हाथ बंधे होते हैं। शायद कानून इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा होगा कि वन रैंक वन पेंशन का, सॉरी, ये जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का जो मुद्दा है उसमें कोर्ट इंटरफेयर करे, क्योंकि ये देखिए पॉलिसी मैटर है, नीतिगत मामला है, और नीतिगत मामलों में जनरली न्यायपालिका दखल नहीं देती है जब तक वो कोई बहुत बड़ा मतलब इस टाइप का घोर इनजस्टिस किसी के साथ न हो रहा हो। तो रेयर केस में, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में न्यायपालिका नीतिगत मामलों में दखल देती है, वो सरकार के पाले में डाल देती है कि क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम गवर्नमेंट का होता है। तो न्यायपालिका चाहती है कि सरकार के कार्यों में दखल न दिया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में सबका कार्यक्षेत्र अलग अलग है। न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र अलग है, कार्यपालिका का अलग है, विधायिका का अलग है। तो एक दूसरे के कार्यों में जनरली लोग हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। तो इसका समाधान सरकार ही निकाल पाएगी। सरकार के पास असीमित शक्तियाँ होती हैं, वैसे तो असीमित नहीं है, संविधान के अनुसार ही सरकार को भी चलना है, लेकिन आप यहाँ समझने के लिए कह सकते हैं कि सरकार तो संविधान में भी संशोधन कर सकती है। अगर जनता का हित पूरा करने में संविधान का कोई आर्टिकल आ रहा है, बाधा बन रहा है, तो उस आर्टिकल को सरकार संशोधित कर देती है। तो सरकार ही इसका समाधान निकालेगी। अब सरकार समाधान कैसे निकालेगी, इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ, उन बातों को यहाँ रिपीट करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी गलत धारणा यह भी है कि अगर सरकार से कुछ डिमांड करिए तो लोग उसको समझ लेते हैं कि ये सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है। अरे भाई, सरकार को तो आप ही लोगों ने चुना है, फौजी लोगों ने ही अभी जो रूलिंग पार्टी है उसको एक तरफा वोट किया है, तो आप सरकार के खिलाफ कैसे हैं? और सरकार के खिलाफ अगर जाना होगा तो इसमें बुराई क्या है? हम सरकार को चुने हैं सेवा देने के लिए, जनता का हित करने के लिए, लेकिन अगर वो सत्ता के नशे में मदमस्त हो जाए तो फिर उनको उनकी जिम्मेवारियों का याद दिलाना भी ज़रूरी होता है। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो आप उनसे वफा की उम्मीद कर रहे हैं जो वफा क्या है यही नहीं जान रहे हैं, वफा को भूल चुके हैं चुनाव जीत लेने के बाद। तो उनको उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाना भी हमारा काम है। ये सरकार का विरोध नहीं है। हम अगर सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं जो रीजनेबल डिमांड है उसको फुलफिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल अतार्किक है मिलिट्री सर्विस पे रैंक के हिसाब से कम ज़्यादा होना। ये रिस्क अलाउंस था। रिस्क जवान और जेसीओ के साथ ज़्यादा होता है, ऑफिसर के साथ कम होता है। एमएनएस को तो कोई रिस्क है ही नहीं। एमएनएस को भी 10,800 मिलिट्री सर्विस पे है, जवान जेसीओ को 5200 है, ऑफिसर के लिए लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक 15,500 है। तो ये कोई वेतन नहीं है। वेतन रैंक के हिसाब से कम ज़्यादा होना ही चाहिए। चपरासी का वेतन कम होगा, ऑफिसर का ज़्यादा होगा, इसमें किसी को इतराज़ थोड़ी है। लेकिन जो रिस्क अलाउंस है वो जवान जेसीओ का ज़्यादा होना चाहिए था ना। और जवान जेसीओ का ज़्यादा नहीं हो तो ठीक है, ऑफिसर को जितना मिल रहा है 15,500 उतना जवान और जेसीओ का भी कर दीजिए। तो यहाँ सरकार का विरोध नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ कि हमारे अधिकतर फौजी भाई जो हैं वो देशभक्त हैं, राष्ट्र की सेवा देकर के आ चुके हैं, सीधे साधे लोग होते हैं। चूँकि लंबा समय फौज में बिताए हैं तो दुनियादारी का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। तो कई बार वो सरकार से कुछ डिमांड करिए उसको भी समझ लेते हैं कि ये सरकार के खिलाफ ये बात बोली जा रही है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा। किसान और पहलवान का वो उदाहरण दे रहे हैं कि किसान और पहलवान तो लंबे समय तक सड़कों पर बैठे रहे, फिर क्या हुआ? तो देखिए, किसानों का जो मुद्दा है वो बिल्कुल आपके मुद्दे से डिफरेंट है। किसानों का जो मुद्दा है वो सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हैं जिनके कारण सरकार किसानों के मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दे रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उसको भी सरकार को फॉलो करना पड़ता है, कुछ नियम कायदों को पालन करना पड़ता है। सरकार अगर अपने यहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा छूट दे रही है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, बहुत ज़्यादा उनको एमएसपी अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं मिलना चाहिए। सर, किसान और जवान एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। किसान के बेटे ही जवान बनते हैं। किसान अन्न उपजा करके पूरे देश का पेट भरता है और वही किसान अपनी बेटा को सरहदों पर भेज देता है। तो किसान और जवान के मुद्दे अलग अलग नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि सरकार वहाँ क्यों झुकना नहीं चाह रही है, क्योंकि उसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों का भी पालन करना पड़ता है। WTO बैन कर देगा भारत सरकार को, सैंक्शंस लगा देगा, फिर आप क्या करेंगे? तो ठीक है, उनका भी समाधान होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा जटिल मुद्दा है। लेकिन जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा है ये उतना जटिल नहीं है, बहुत साधारण है। सरकार के भीतर बस इच्छा शक्ति का अभाव है और वो इच्छा शक्ति आप ला देंगे, आप चाह नहीं रहे हैं। और आप सड़क पर उतरेंगे तो चूंकि आप देश के रक्षक रहे हैं, पूरे देश की सिंपैथी आपके साथ रहेगी। आपको कोई एंटी नेशनल नहीं बोलेगा, देश के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे।
2015 में जब वन रैंक वन पेंशन के लिए आंदोलन हुआ था, मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार आपको कवर कर रही थी, आप छाए हुए थे मेन स्ट्रीम मीडिया में, और तब जाके सरकार पर दबाव हुआ और सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। तो आप ऐसा नहीं मानिए कि आप आंदोलन से कुछ नहीं होगा, आंदोलन से ही बहुत कुछ होता है। इस देश को आज़ादी भी आंदोलन से ही मिली है। तो इस गांधी के देश में गांधी के पग चिन्हों पर चलना कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो पुराना न्यूज़ है भाई, अभी आप क्यों बता रहे हो। तो देखिए, न्यूज़ वैसे ही तो ये न्यूज़ भी उतना पुराना नहीं है। एमएसपी का जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एमएसपी का जो केस था उसको डिसमिस किया है, ये 30 सितंबर की बात है 2024। तो न्यूज़ उतना भी पुराना नहीं है। और दूसरी बात कि मेरा उद्देश्य आपको न्यूज़ बताना नहीं है, न्यूज़ बताने के लिए बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। मेरा मकसद है कि मैंने अभी तक जितनी भी पढ़ाई लिखाई की है और मेरा जो अपना निजी अनुभव है, देश दुनिया का जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ रास्ते बताऊं। और ये भी अतिशयोक्ति होगी कि आप जैसे लोगों को, वेटरन लोगों को, मुझे जैसा इंसान कुछ मार्गदर्शन दे, लेकिन इसको आप लोग अन्यथा ना लेंगे मेरी बातों को, क्योंकि मैं मानता हूं कि लंबे समय तक सेना में रहने के बाद, चूँकि देश दुनिया से आप लोग कटे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि आपकी बदौलत ही हम लोग हैं। आपने माँ भारती की रक्षा की है, सेवा की है, तो इसलिए मेरे ऊपर भी आपका कर्ज है। मैं इस बहाने ही आपका कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोग इसको जिस रूप में लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी रोटी सेक रहा हूं इस बहाने। भैया, मुझे आप नहीं जानते हैं मेरे बारे में, तो आप ऐसे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। मुझे रोटी सेकने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानिए, मैं आपका हित चाह रहा हूँ, इसीलिए ये सब बोल रहा हूँ। तो फिर अंत में वही बात कि आपको एक बार सारे जितने सैनिक संगठन हैं आपस में मिल बैठ करके राय मशविरा करें, एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। और ये आंदोलन जब तक दिल्ली में नहीं होगा तब तक ये सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में आपको मीडिया अटेंशन ज़्यादा मिलता है। आप राज्यों में करेंगे तो हो सकता है कि नेशनल मीडिया उसको कवर न करे या उतना कवर न करे जितना कि होना चाहिए। तो कुछ लोग सिंबॉलिक तौर पर दिल्ली में भी बैठें, एटलीस्ट 5000 लोग अगर दिल्ली में जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर बैठेंगे तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। और बाकी के लोग, जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या राज्य की राजधानियों में बैठ सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी सरकार से अगर कुछ मांग रहे हैं तो आप ये नहीं समझिए कि सरकार के खिलाफ आप जा रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ये सत्ता किसी की बपौती नहीं है। जहाँ आज आप हैं, कल कोई और था और आपके बाद भी कोई और आएगा। किसी शायर ने लिखा है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक थे नसी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक थे नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो सत्ता में बैठे लोग अपने आप को खुदा ना समझे, क्योंकि ये देश के सैनिक हैं जो अपनी जवानियाँ कुर्बान कर चुके हैं माँ भारती की सेवा के लिए, और उनकी कुछ रीजनेबल डिमांड है, उचित मांग है, उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन तो आपने दे दिया, लेकिन नाम का दिया, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, उनको आप दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं। जो प्री मैच्योर रिटायर हुए हैं उनको भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उनको पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन मिल रहा है तो वन रैंक वन पेंशन भी मिलना चाहिए उनको। और पेंशन में अंतर क्यों है भैया? जब वन रैंक वन पेंशन आप लागू कर दिए, फिर भी आज भी एक ही रैंक से दो अलग अलग समय में रिटायर हुए लोगों के पेंशन में अंतर है। ऐसा क्यों? मैं अपने आसपास देख रहा हूँ कि सिपाही का पेंशन ज़्यादा है, हवलदार का कम है, हवलदार का ज़्यादा है, जेसीओ का कम है। दो एक ही समय में रिटायर हुए जेसीओ के पेंशन में अंतर है। अभी जो आप तीसरी बार रिवीजन किए हैं वन रैंक वन पेंशन का, इसमें किन्हीं की पेंशन 50 रुपये बढ़ी है, किन्हीं की 200, किन्हीं की 500, किन्हीं की पेंशन कम हो गई है। ये कैसा वन रैंक वन पेंशन है? वन रैंक वन पेंशन के नाम पर मजाक नहीं तो और क्या है। फिटमेंट फैक्टर में अंतर है, उसको आप दुरुस्त करिए। जवान का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है 7th पे कमीशन में, और ऑफिसर का 2.62। ऐसा क्यों? दोनों का इक्वल करिए भाई, दोनों का इक्वल होना चाहिए। और चूंकि फिटमेंट फैक्टर कम है तो जवान की बेसिक सैलरी कम बन रही है, बेसिक सैलरी कम बन रही है तो उनकी पेंशन कम बन रही है। और जवानों की जो डिमांड है कि एक आयोग का गठन किया जाए जो इन सारे पहलुओं पर विचार करे। इससे पहले 2015 में एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसको वन रैंक वन पेंशन के ऊपर सरकार को अपनी अनुशंसा देनी थी। लेकिन लोगों का कहना है, पेंशनर्स का कहना है कि कम से कम 5 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जाए, जिसमें सेना के भी लोग हों, और न केवल अधिकारी हों बल्कि जवान और जेसीओ का प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर हो। तो इन सारी मांगों को लेकर के, एमएसपी का जो मुद्दा है उसको लेकर के, और वन रैंक वन पेंशन में जो तमाम तरह की विसंगतियां हैं उनको लेकर के एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। ये आंदोलन से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो सरकार यूं ही आकर के आपको आपके घर पर देने वाली नहीं है। आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुँचानी पड़ेगी, अनशन पर बैठना पड़ेगा, और तब तक नहीं उठना पड़ेगा जब तक कि मांगे पूरी ना हो जाए।
वन रैंक वन पेंशन में एक और विसंगति है कि जिस साल को आधार वर्ष माना जाता है उसमें रिटायर होने वाले लोगों का जो मैक्सिमम पेंशन है और मिनिमम पेंशन है, दोनों का बीच का एवरेज निकाल करके और फिर पेंशन तय की जाती है। तो आप एवरेज क्यों निकाल रहे हैं भाई? जो मैक्सिमम पेंशन है उसके अनुसार पेंशन रिवाइज होना चाहिए ना। मान लीजिए 2024 में कोई जनवरी में रिटायर हुआ, 2024 के कोई दिसंबर में रिटायर होगा, दिसंबर में जो रिटायर होगा उसका पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो दिसंबर वाले को आप आधार बनाइए ना। हो सकता है दिसंबर में जो लोग रिटायर होंगे उनको एक पे कमीशन का लाभ मिल जाए, एक इंक्रीमेंट मिल जाए उनको, इसके आधार पर उनका वेतन ज़्यादा होगा, उनकी पेंशन ज़्यादा होगी, तो उसको आधार बना करके वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। एवरेज करने से नुकसान होता है। तो एक मुद्दा ये भी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोग सड़कों पर आइए और आगे भी आप लोग अगर मेरे से चाहते हैं किसी मुद्दे के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर लिखिए। मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं आपकी आवाज़ बनने को तैयार हूं। और फिर मैं एक बार अंत में कहूंगा कि मेरा मकसद आपको न्यूज़ देना नहीं है। न्यूज़ देने के लिए बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। मैं कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर के आपके समक्ष आने की कोशिश कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।